हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है संस्कृत काव्य शिक्षण यानी कि पोइट्री टीचिंग, इसी विषय में हम आगे देखते हैं। एडगर एलन पो लिखते हैं कि लययुक्त सौंदर्य की सृष्टि ही कविता है, यानी कि सौंदर्य की सृष्टि को ही इन्होंने कविता माना है। द क्रिएशन ऑफ रिथमिक ब्यूटी पोइट्री। मैथ्यू अर्नाल्ड इस विषय में कहते हैं कि कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। पोइट्री इज बेसिकली क्रिटिक ऑफ लाइफ। इसीलिए कविता जो है जीवन का सार समझी जाती है और इससे वास्तव में बहुत ज्यादा मन को प्रसन्नता मिलती है तथा सुख और दुख की अनुभूति भी मानव कर सकता है, क्योंकि इन पोइट्री द साउंड्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर combined to express feelings, thoughts and ideas। इस विषय में आचार्य मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो गुणावन अलंकृति पुनः क्वापी। पंडित जगन्नाथ राज कहते हैं, यानी कि पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीय अर्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, और आचार्य बामन कहते हैं रीत्रात्मक काव्य से। अब यहाँ पर हमें देखना है संस्कृत पाठ्य योजना के सोपान या फिर शीर्षक यानी कि टाइटल और स्टेप्स ऑफ संस्कृत लेसन प्लान। कौन कौन से हम पॉइंट्स देख चुके थे। क्षेत्र विद्यालय तथा शिक्षण स्थानीय, प्लेस एंड नेम ऑफ स्कूल, विषय सब्जेक्ट, इकाई यूनिट, उप इकाई सब यूनिट, कार्य अथवा पाठ, टॉपिक कक्षा यानी क्लास, घंटा पीरियड, समय ड्यूरेशन, दिनांक डेट, पाठ के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, जिसमें इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिस विषय में विस्तार से बता दिया गया है। पूर्व ज्ञान, इससे पहले पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले हम देख लेंगे कि बच्चे को पूर्व ज्ञान है या नहीं है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जो कि आवश्यक हो जाता है अपने टॉपिक पर पहुंचने के लिए। इसमें 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं ये संक्षेप में बता दिया था, अब हम थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं। प्रस्तावना किसी चार्ट के माध्यम से भी निकलवाई जा सकती है, किसी वस्तु के माध्यम से भी निकलवाई जा सकती है, यानी कि शुरू किसी भी तरीके से की जा सकती है। जैसे मान लीजिए चार्ट है, चार्ट का प्रदर्शन करते हुए कि आप इस चार्ट में क्या देख रहे हैं, तो बच्चे बता देंगे क्या देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल एक दूसरे तरीके का लिया हुआ है। मान लीजिए कि गीतामृतम टॉपिक पर हमें पहुंचना है, तो हमने प्रश्न इस तरह से निकालेंगे कि राम और कृष्ण के समय की सबसे प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं, तो राम रावण युद्ध और महाभारत का युद्ध, ये बच्चे बता देंगे। ये सामान्य सी बात है। फिर टीचर क्वेश्चन कर सकता है कि महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ, बच्चे सामान्य सी बात है, ये भी बच्चे बता देंगे कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो पांडव कितने भाई थे और उनके नाम बताइए, यानी कि पूछा जा सकता है, या अलग 2 प्रश्न भी किए जा सकते हैं। तो उसमें अर्जुन आ जाएगा कि अर्जुन कौन था। अर्जुन जो है कृष्ण का सखा था, यानी कि कृष्ण का मित्र था। इस तरह से बच्चे बता सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए, या फिर कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो बच्चे पहुंच जाएंगे गीता में। तो गीतामृतम पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं, ये टॉपिक पर हम पहुंच जाएंगे। बच्चे उसके विषय में नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, और उससे हम यानी कि अध्यापक उद्देश्य कथन कह सकता है कि आज हम गीतामृतम के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी कि वो जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है और हम अपने टॉपिक पर भी पहुंच गए हैं, तब उद्देश्य कथन कर दिया जाता है और विषय की स्थापना की जाती है। उद्देश्य कथन में अध्यापक कह सकता है कि महाभारत के युद्ध के समय भाई बंधुओं की हत्या के विचार से अर्जुन के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की कर्तव्यपरायणता का उपदेश दिया, यानी कि अर्जुन किसके लिए, अर्जुन को। ये उपदेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें ये बताया गया है कि संतों की रक्षा जो है वे संत जो है स्वयं करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान संतों की रक्षा करते हैं। अब विषय की स्थापना आ जाती है, तो जो विषय की स्थापना में 1 श्लोक या 2 श्लोक ले लिए जाते हैं, तब उनको पढ़ा जाता है, उनका आदर्श वाचन किया जाता है। ये विषय स्थापना के लिए जो श्लोक दिया हुआ है, इसी का आदर्श वाचन, यानी कि आदर्श वाचन में टीचर इस श्लोक को पढ़ता है। इस श्लोक से तात्पर्य यह है कि जो भी पढ़ाने का टॉपिक होता है उसको अध्यापक पढ़ता है।
जैसे कि ये श्लोक लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से अध्यापक जो है आइडल रीडिंग करता है, उसके बाद अनुवाचन यानी कि रेसिटेशन होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अध्यापक एक पंक्ति या पंक्ति के अंश का पहले वाचन करेगा, तत्पश्चात छात्र अध्यापक के अनुसार उतने अंश का ही सस्वर वाचन करेंगे। भले अध्यापक एक लाइन का वाचन करता है तो छात्र भी, और छात्र अध्यापक जो है 2 लाइन का कर रहा है तब छात्र भी 2 लाइन का ही करेंगे, या पूरा ही पढ़ रहा है तब छात्र भी पूरा ही वाचन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनुकरण वाचन, सिमुलेशन रीडिंग। अनुकरण वाचन से यानी कि कुछ छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक एक करके श्लोकों का सस्वर वाचन कराया जाता है। इसके बाद आ जाता है बोध प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। बोध प्रश्न में जो हमने पढ़ाया हुआ होता है उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण यानी कि द एक्सप्लेनेशन। स्पष्टीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ और साधुओं की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। स्पष्टीकरण अन्वय के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे कि एथे श्लोक योग का कथयति, तो वो भगवान श्री कृष्ण कथयति अर्जुनम भारत नाम आत्मानम अधर्मस्य अभ्युत्थानम यदायि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य च अभ्युत्थानम भवति। इस तरह से जो है अन्वय किया जा सकता है। अन्वय का तात्पर्य ये है कि एक सीधे जैसे कि गद्यांश होता है उस तरह से उसको पढ़कर सुनाया जाता है कि अर्थ सीधा सीधा निकल आए। तत्पश्चात पद विच्छेद यानी कि जो शब्द होते हैं, शब्द से मतलब ये है कि शब्दों में जो है विभक्तियां जुड़ी रहती हैं उनको विच्छेद अलग अलग किया जाता है, क्योंकि संस्कृत में कई कई शब्द एक साथ रहते हैं। जैसे ग्लानिर्भवति शब्द है तो ग्लानि प्लस भवति, इस तरह से पद विच्छेद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पर ये बता देना जरूरी हो जाता है कि जैसे ग्लानि का अर्थ हाथ से अवनति है और भवति होती है या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है शब्द और पद का अर्थ, यानी कि शब्द और पद का अलग अलग अर्थ कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यापक कथन यानी कि टीचर स्टेटमेंट। टीचर इनका एक तरह से स्पष्टीकरण ही करता है। इन श्लोकों में सृजामी तथा संभवामी दोनों के यहाँ ध्यान देने योग्य है। सृजामी का अर्थ है रचना, दूसरे का अर्थ है उत्पन्न होना, अर्थात भगवान स्वयं की रचना भी करते हैं। रचना और रचयिता दोनों वे खुद ही हैं। पृथ्वी पर जब धर्म की अवनति और अधर्म की उन्नति होती है तो पापों के नाश और सज्जनों की रक्षा एवं धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। अंत में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। वे इस प्रकार से हो सकते हैं, भगवान अवतार कब लेते हैं? जब धर्म की अवनति और धर्म की उन्नति होती है। वे अवतार क्यों धारण करते हैं? सज्जनों की रक्षा एवं धर्म की रक्षा के लिए वे जो है धारण करते हैं, जीवन यानी अवतार धारण करते हैं। अवतार में कौन किसकी रचना करता है? भगवान स्वयं ही अपनी रचना करते हैं। इसके बाद एक बार फिर से आदर्श वाचन कराकर अध्यापक कथन में कुछ सार बता दिया जाता है और उसके बाद होमवर्क यानी कि गृह कागज दे दिया जाता है। दोनों श्लोकों एवं तुलसीदास की चौपाइयों को घर से यानी कि एग्जाम्पल के रूप में तुलसीदास की चौपाई वगैरह जो सुनाई जाती हैं उनके लिए भी कंठस्थ करके आएंगे तथा दूसरे दिन कक्षा में सुनाएंगे, इस प्रकार से छात्रों से कहा जाता है। इस प्रकार से जो सारे पॉइंट्स हैं गृह कागज तक 14 पॉइंट्स होते हैं। 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि लेसन प्लान विभिन्न तरीके से भी बनाया जाता है और लेसन प्लान पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से जब लेसन प्लान तैयार किया जाता है तो छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।